हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि ओटी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स में, वाइवा में, प्रैक्टिकल में, इंटरव्यू में भी ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप भी ओटी टेक्नीशियन की कोर्स कर रहे हैं या फिर ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर चुके हैं, जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, तो आपसे पक्का इंटरव्यू में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। और वाइवा प्रैक्टिकल में तो यही सब पूछे जाते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाउ इज़ द ऑपरेटिंग रूम प्रिपेयर्ड बिफोर अ प्रोसीडर, व्हाट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर इन प्लेस फॉर इक्विपमेंट स्टरलाइजेशन। यानी कि किसी भी प्रोसीडर से पहले, किसी भी ऑपरेशन से पहले आप ओटी रूम को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना होता है इक्विपमेंट स्टरलाइजेशन के टाइम। ये क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग रूम्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट, इंश्योरिंग प्रॉपर लाइटिंग, मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड सेटिंग अप नेसेसरी टूल्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोसीडर। यानी सबसे पहले हम लोग ये इंश्योर करेंगे, ये पता करेंगे कि केस क्या है। आप समझ गए हैं कि कौन सा केस होने वाला है, कौन सा ऑपरेशन। उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उसमें जो भी औजार, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ में होने वाले हैं, यूज़ में आने वाले हैं, वो स्टेराइल हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उनको स्टेरलाइज करवा दीजिए और उनको अच्छे से प्रिपेयर करके रख दीजिए। ठीक है। अब आपको देखना है कि ओटी में लाइटिंग, यानी जो लाइट्स लगे हुए, ओटी लाइट्स ऊपर माथे पे लगे रहते हैं। ठीक है, यानी माथे पे नहीं, यानी ओटी रूम के ऊपर ऐसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर रहता है लाइट इतना ऐसे, तो वो सही से जल रहा है कि नहीं, मशीन सारी सही से हैं कि नहीं, ओटी स्टेलाइज है कि नहीं, क्योंकि पिछले दिन केस हुआ है तो ओटी को स्टेराइल करना होता है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो होना चाहिए। तो ओटी स्टेलाइजेशन भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओटी स्टेलाइज होना चाहिए, इक्विपमेंट प्रिपेयर होने चाहिए और स्टेलाइज होने चाहिए, लाइट्स वगैरह चेक होनी चाहिए, मशीन सारी चेक होनी चाहिए, जो भी सेंट्रल सप्लाई है, सिलेंडर प्रॉपरली भरे हैं कि नहीं, जो भी इमरजेंसी सिलेंडर्स हैं, जो भी औजार चाहिए केस के लिए, जो भी सामान चाहिए वो है कि नहीं ओटी में। ओटी का पूरा सेटअप चेक करना होता है ओटी टेक्नीशियन को या फिर जो भी स्टाफ ओटी में काम कर रहा है उनको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द सर्जिकल टीम ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड ड्यूरिंग प्रोसीडर्स, व्हाट कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर इन प्लेस विद इन द ओआर यानी ऑपरेटिंग रूम टू इंश्योर इफिशिएंट वर्क, टीम वर्क। यानी इसमें हमारा जो है क्वेश्चन कि सर्जिकल टीम जो है वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है प्रोसीडर के दौरान। यानी कि ओटी टेक्नीशियन मान के चलिए केस असिस्ट करवा रहे हैं या फिर ओटी में हैं, तो वो किस तरीके से सर्जन से बात करेंगे, एनेस्थीसिया वाले से बात करेंगे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से, वहाँ के स्टाफ से, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उनसे, किस तरीके से सबके बीच कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ऑपरेटिंग रूम में, क्या वो इंश्योर कर पाता है कि टीम वर्क सही से हो रहा है। टीम वर्क सही से होना चाहिए, इसके लिए भी तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अब बात ही नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं अगले दिन नहीं आने वाला हूँ, ये इक्विपमेंट स्टेलाइज नहीं, ओटी की मशीन ख़राब है, ये वायर टूटे हुए हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करनी है ताकि काम सही तरीके से सुचारू रूप से चल सके। तो टीम कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सर्जिकल टीम्स होती हैं जिसमें सर्जन भी होते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, नर्सेज होते हैं, ओटी टेक्नीशियन होते हैं, अदर हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आप सबसे कोऑर्डिनेट करें, बात करें, कौन सा केस है, कैसे होगा, क्या औजार की ज़रूरत होगी, ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको मंगवाया जाए, ये मशीन में दिक्कत है। तो सारी चीज़ें पहले डिस्कस होनी चाहिए किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले, किसी भी केस को करने से पहले। तो यही सारी प्रोटोकॉल्स हैं, यही सारे जो हैं कम्युनिकेशन के तरीके हैं जो कि फॉलो होनी चाहिए ओटी में। नेक्स्ट, व्हाट आर द की पीसेज ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन द ऑपरेटिंग रूम एंड हाउ आर दे मेंटेन्ड। यानी कि ऑपरेटिंग रूम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं यूज, उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ये क्वेश्चन है। हाउ इज़ टेक्नोलॉजी सच एज रोबोटिक्स, सर्जरी और इमेजिंग डिवाइसेज इंटीग्रेटेड इनटू ओआर प्रोसीडर्स। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी के टाइम में बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो उनका ऑपरेटिंग रूम प्रोसीडर में कैसे उनको शामिल किया जाए, कैसे उनको सीखा जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, वो आ रही हैं कि नहीं ओटी में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो जैसा कि आप देखते हैं कि नए नए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, एनेस्थीसिया मशीन एडवांस आ गई हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे रोबोटिक सर्जरी, आपका जो है लैब सर्जरी, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट, मशीन्स, सर्जरी के टेक्निक आ गए हैं। तो धीरे धीरे उनको जो है शामिल किया जा रहा है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो टेक्नीशियन है, जो स्टाफ है, वो सीख रहे हैं, उनको अपने हॉस्पिटल में लाने का सोच रहे हैं। तो सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो भी नई टेक्निक्स हो, जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीन, जो भी औजार हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में भी आएँ और अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो और वो सक्सेसफुल हो। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में व्हाट मेजर्स आर टेकन टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग सर्जरी, हाउ आर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड एसेप्टिक टेक्निक्स मेंटेन्ड इन द ऑपरेटिंग रूम। यानी कैसे एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल ओटी में कैसे करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स हैं और क्या क्या सर्जरी के दौरान ध्यान देना होता है, यानी क्या क्या ध्यान में रखना होता है कि जो ऑपरेशन हो वो एसेप्टिक टेक्निक से हो, पेशेंट भी सेफ़ हो और जो स्टाफ है वो भी सेफ़ हो, इन्फेक्शन कहीं ना जाए। ठीक, इन्फेक्शन मरीज को भी ना हो और दूसरे को भी ना हो। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे? पेशेंट सेफ्टी इज इंश्योर्ड थ्रू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इन्फेक्शन कंट्रोल, एसेप्टिक टेक्निक्स, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड सर्जिकल साइट वेरिफिकेशन प्रोसीडर्स। यानी कि पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमेशा एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल का जो प्रोटोकॉल है, यानी हैंड हाइजीन, पीपीई किट, पूरी तरीके से स्टेरिलाइजेशन को फॉलो किया जाता है। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उससे अच्छे से मैनेज किया जाता है, अच्छे से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ये सारे एक तरह की एसेप्टिक टेक्निक ही हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंडर में ही आते हैं कि जो भी वेस्ट है उनको अच्छे से, जैसे घर में कूड़ा कचरा है उसको फेंक दिया जाता है, नहीं तो बीमारी फैलेगी। उसी तरीके से हॉस्पिटल में जो भी कचड़े हैं, जो भी वेस्ट हैं, यानी उसको BMW के अंडर लाया जाता है, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हैंड को अच्छे से 7 स्टेप्स जो आपने हैंड हाइजीन पढ़ा था मेरे वीडियो में, उस तरीके से आपको वो फॉलो करना होता है। यानी हैंड हाइजीन, आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं जो कि एसेप्टिक टेक्निक में होना है, तो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना होगा, पीपीई किट पहनना होगा। आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनको जो है अच्छे से स्टेलाइज होना चाहिए, यानी स्टेराइल इक्विपमेंट का यूज करें, तो स्टेलाइजेशन को फॉलो करना है। ओटी स्टेराइल होना चाहिए हर एक दिन, यानी कि आज जो प्रोसीजर ख़त्म हो गए यानी कि अगले दिन उसी ओटी में फिर से ऑपरेशन हो जाए। ओटी की अच्छे से सफाई होनी चाहिए, फ्यूमिगेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी तरीका हो उससे ओटी स्टेलाइज कर देना है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिसे फॉलो किया जाता है ताकि किसी को भी इन्फेक्शन ना हो और मरीज़ का जो सर्जरी हुआ है वो भी सक्सेसफुल हो सके। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जिस पेशेंट का ऑपरेशन होना है उनको आपको सही से आइडेंटिफाई करना है कि इसी राम नाम के मरीज़ का ऑपरेशन होना है। उनका UHID मिलाइए, पेरेंट्स का नाम मिलाइए, एज, उनका सारी डिटेल को अच्छे से मिला लीजिए, उनसे कंसेंट ले लीजिए, उनको समझा दीजिए और किस साइड का, यानी किस जगह का, किस पार्ट का ऑपरेशन होना है ये भी अच्छे से क्लियर कर लेना होता है। Next, emergency preparedness. What emergency procedures are in place in case of complications during surgery? How is the operating room staff trained to handle unexpected situations? यानी इमरजेंसी प्रोसीडर, मान के चल कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी केस आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसे किस तरीके से और क्या हैंडल करते हैं, और है कि ऑपरेटिंग रूम के जो स्टाफ होते हैं क्या वो ट्रेंड होते हैं इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो बिल्कुल हाँ, जो ऑपरेटिंग रूम के स्टाफ होते हैं, ओटी टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, सर्जन, वो सारे ट्रेंड होते हैं कि वो इन सभी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके, वो भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। जो भी सिनेरियो होती हैं, जैसे में आपका जो है कभी कभी ब्लीडिंग जो होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है, ब्लड वेसल रप्चर कर जाते हैं, हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ जाते हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन हार्ट से जुड़ी भी हो सकती हैं, एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इन सभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सभी लोग ट्रेंड होते हैं, उन्हें सर्टिफिकेशन हो चुका होता है, सर्टिफिकेट मिल चुका होता है, वो अच्छे से सब कुछ सीखे हुए होते हैं कि वो इन सभी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। अब है व्हाट हैपन्स इन द ऑपरेटिंग रूम आफ्टर अ प्रोसीजर इज कम्प्लीटेड, हाउ इज़ द इक्विपमेंट क्लीन्ड एंड द ऑपरेटिंग रूम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर। यानी कि ऑपरेशन रूम में सारे केसेस ख़त्म हो जाने के बाद, सारे प्रोसीजर, सारे पेशेंट का ऑपरेशन होने के बाद
ऑपरेशन रूम का क्या किया जाता है। आप भी सोचते होंगे कि ऑपरेशन रूम कैसे ही छोड़ दिया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो औजार का यूज किया गया है ऑपरेशन के दौरान, केस ख़त्म होने के बाद उनका क्या किया जाता है। नेक्स्ट केस के लिए, नेक्स्ट प्रोसीडर के लिए उनको किस तरीके से साफ़ किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो हमारा आंसर ये है इस क्वेश्चन का कि जब भी सारे प्रोसीडर, सारे केस, सारे पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका होता है, केस ख़त्म हो चुका होता है, तो लास्ट में काम ये होता है कि सारे ऑपरेटिंग रूम स्टाफ मिलके ओटी की अच्छे से सफाई करवाएं। ओटी की सफाई होने के बाद ओटी को स्टेलाइज किया जाता है और अगले दिन जो भी केस होते हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं, उनके केस के अकॉर्डिंग औजारों को वहाँ पे फिर से लाना होता है। सारे जो ओटी में सेटअप्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, ओटी को प्रिपेयर करना होता है, सारे सामान ला के रखने होते हैं। नेक्स्ट केस की तैयारी करने के बाद ही आप जा सकते हैं। यानी आपकी छुट्टी होगी कब, जब सारे ओटी को प्रिपेयर कर लेंगे, क्लीन करवा देंगे तब। नेक्स्ट है पेशेंट इन्वॉल्वमेंट एंड कंसेंट। हाउ आर पेशेंट्स इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग बिफोर एंटरिंग इन द ओटी यानी ऑपरेटिंग रूम। What measures are taken to ensure patients understand and consent to the procedures performed in the operating room। यानी कि आप सुने होंगे कि मरीज को ऑपरेशन करवाने से पहले एक लिखित लिया जाता है, उनसे कंसेंट लिखवाया जाता है। कंसेंट एक फॉर्म में इसलिए लिखाया जाता है क्योंकि वो एक प्रूफ होता है, एक प्रोटोकॉल के अंडर में आता है, क्योंकि एक गाइडलाइन दिया गया है सरकार की तरफ से, WHO के तरफ से, कि हमेशा ऑपरेशन से पहले मरीज को जानकारी होनी चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्या रिस्क हो सकता है, सारी चीज़ें की जानकारी उनको होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेनली है कि क्या पेशेंट इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग में, क्या पेशेंट को जानकारी होती है ऑपरेशन से पहले कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो इसका आंसर ये है कि पेशेंट इन्वॉल्व होता है, उनसे कंसेंट लिया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, कहाँ का ऑपरेशन होने वाला है, उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है आगे। और कभी कभी मान के चलिए लैब से ऑपरेशन होता है तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कि ओपन करना पड़ता है, तो उन्हें ये भी जानकारी दी जाती है कि अभी आपका बंद में ऑपरेशन हो रहा है, हो सकता है वहाँ के पोर्शन को खोलना पड़े यानी खुला ऑपरेशन करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें मरीज को समझाई जाती हैं, उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है। ठीक है, सर्जरी से पहले उनके घर वालों को उनको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं प्रॉपर। तो पेशेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हाउ इज़ द स्टाफ ट्रेंड एंड एजुकेटेड टू वर्क इन द ऑपरेटिंग रूम इन्वायरमेंट। व्हाट ऑनगोइंग लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज इनकरेज्ड फॉर ऑपरेटिंग रूम पर्सनल। अब है कि जो भी ऑपरेटिंग रूम स्टाफ होते हैं वो ऑपरेटिंग रूम में काम करते हैं, तो क्या उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें कैसे एजुकेशन दी जाती है कि वो सही तरीके से काम करें ओटी में। आगे कुछ उन्हें सिखाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए क्या उन्हें मौका दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है। इसका आंसर जो है वो ये है कि ऑपरेटिंग रूम स्टाफ यानी सर्जन हो या नर्सिंग स्टाफ हो या ओटी टेक्नीशियन, हेल्थ केयर वर्कर हो, तो सबको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि उन्हें कैसे कौन सा सिचुएशन मैनेज करना है, कौन सा मशीन कैसे मैनेज करना है, कौन सा इक्विपमेंट कैसे मैनेज करना है, जो वेस्ट हैं वो किस तरीके से डिस्कार्ड करने हैं। यानी बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हुआ करती हैं हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो वो सिखाई जाती हैं कि नहीं। जो ऑपरेटिंग रूम में स्टाफ होते हैं उन्हें कुछ आता है कि नहीं, वो पढ़े होते हैं कि नहीं, उन्हें सभी चीज़ें की जानकारी होती है कि नहीं। तो वो ट्रेंड होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेट उनके पास होती है, एजुकेशन होता है, वो नए नए टेक्नोलॉजी को सीखते भी हैं। उनके लिए जैसे BLS, BMW, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, ATLS और ACLS। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑलरेडी, ताकि उनको सारी चीज़ें जो भी नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं उनका पता चल सके। फ्यूचर इनोवेशंस। व्हाट अपकमिंग टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर इंटीग्रेशन इनटू द ऑपरेटिंग रूम। यानी जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, टेक्निक्स आ रहे हैं, यानी जो जो नए नए तकनीकी आ रहे हैं, तकनीकी विकास हो रहा है, तो क्या उनको ऑपरेशन रूम में लाना चाहिए।
क्या वो ऑपरेशन रूम में आ चुके हैं, सभी को उसकी जानकारी है। तो बहुत सारी फ्यूचर इनोवेशंस यानी बहुत चीज़ें नई नई आई हैं जो हो सकता है कि आगे चल के बहुत ही नॉर्मली अब हमारे शेड्यूल में इंक्लूड हो जाए। उन सारी मशीन्स को यूज किया जाए, उन सारे तरीके को यूज किया जाए जिसमें आपका, पहले आपने सुना होगा कि दूरबीन से ऑपरेशन होता है, लैब सर्जरीज होती हैं, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत कॉमन हो गया है लैब सर्जरीज होना। आपने अभी सुन रखा है कि रोबोटिक सर्जरी हो रहा है, तो हो सकता है कुछ दिन में ये भी हमारे यहाँ पे होने लगे, सारे हॉस्पिटल्स में नहीं लेकिन किसी किसी हॉस्पिटल में अभी भी हो रहा है और हो सकता है आगे भी हो। तो नई नई टेक्नोलॉजी को सीखा जा रहा है, उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है ताकि और अच्छे से सबका ऑपरेशन हो सके, सारे प्रोसीडर्स अच्छे से हो सके और मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और मरीज़ की जान बचाई जा सके। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे तकनीकी विकास हो रही हैं, उनको लाने की कोशिश की जा रही है, सीखने की कोशिश की जा रही हैं। तो यही हमारा छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंटरव्यू में चाहे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर।